तो ये कहानी है हमारे हीरो मुयान की, जो एक पावरफुल 9 टेल डीमन फोक्स को अपना पेट बना लेता है ताकि वो अपने दुश्मनों से बदला ले सके जिनके पास खतरनाक बीस्ट और डीमन सोल्स हैं। तो चलिए अब डिटेल में जानते हैं कि क्या वो अपने इस मकसद को पूरा करने में कामयाब हो पाएगा। सीरीज स्टार्ट होती है और हमें बताया जाता है कि कुछ सालों पहले एक हेवनली अजूरा ड्रैगन मिस्टीरियस सोल पेट एग को चुराकर भाग रहा होता है, जिसको पकड़ने के लिए सोल अलायंस के मेंबर्स उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन वो ड्रैगन बड़ी तेजी के साथ उनके हाथों से बचकर भाग रहा था। तो वो सोल अलायंस के मेंबर इस ड्रैगन को वीक करने के लिए अपने सोल पेट्स को यूज करते हुए उस पर थंडर अटैक करवाना शुरू कर देते हैं, जो कि उस ड्रैगन के ऊपर काम भी कर रहे थे। लेकिन इन थंडर अटैक्स की वजह से वो ड्रैगन गुस्से में आ जाता है, इसीलिए वो ड्रैगन पहले इनको अपने नजदीक आने देता है और फिर जैसे ये लोग उसके नजदीक आ जाते हैं तो अपने टेल से इन दोनों को हिट करते हुए नीचे गिरा देता है। पर अभी भी ड्रैगन का कुछ लोग पीछा कर रहे थे, तो ये देखकर ड्रैगन अपने फ्लेम अटैक से उन लोगों को डराने की कोशिश करता है, पर वो लोग इससे नहीं डरते, उल्टा इसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो ड्रैगन गुस्से में अपना काफी ज्यादा पावरफुल अटैक रेडी करता है इन लोगों को इंजर्ड करने के लिए। तो ये देखकर वो लोग भी अपना एक पावरफुल अटैक क्रिएट करते हैं, जो कि होता है थंडर नेट। इन दोनों के ये हमले आपस में टकराते हैं, लेकिन ड्रैगन का हमला वीक पड़ जाता है और इसी वजह से वो नेट आकर ड्रैगन को जकड़ लेता है। तो इसकी वजह से ड्रैगन को जोरदार झटके लगने लगते हैं, तो वो किसी न किसी तरह करके खुद को फ्री करवाता है और फिर से इन लोगों से बचकर भागने लगता है, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि मैं इन लोगों का सामना करते हुए इनसे नहीं जीत सकता। वो लोग ड्रैगन का पीछा करते हुए उसके नजदीक आकर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें नाकाम रहते हैं। इसीलिए वो चारों लोग मिलकर एक फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं, जिसकी हेल्प से वो ड्रैगन को ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। पर वो ड्रैगन इस फॉर्मेशन से हिट होने के बाद बादलों में से होता हुआ नीचे गिरने लगता है। तो वो लोग भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाने लगते हैं, पर उन्हें वो ड्रैगन कहीं पर नजर ही नहीं आता। तो अब वो लोग वहां दोबारा से उस ड्रैगन को ढूंढने में लग जाते हैं कि आखिर वो कहां गया। जबकि दूसरी तरफ जंगल में हमें दिखाया जाता है कि वो ड्रैगन एक छोटे से सिल्क वॉर्म में तब्दील हो गया है और वहां एक स्टोन पर आते हुए इन लोगों को देखने लगता है कि अब मैं देखता हूँ कि तुम लोग मुझे कैसे ढूंढते हो, और फिर जंगल की तरफ निकल जाता है अपने उस एग को ढूंढने के लिए, जो कि उसके हाथों से गिर गया था। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहां पर हम चू क्लैन को देखते हैं, जिनके ऊपर डीमन क्लैन के लोगों ने हमला कर दिया था और वो अपने सोल पेट्स का यूज करते हुए इन लोगों को जान से मार रहे थे। इन डीमन क्लैंस के लोगों ने पूरे चू क्लैन को डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। चू क्लैन का यंग मास्टर अपने सामने ये नजारा देखकर डर जाता है और उसे समझ आ गया था कि मैं इन लोगों का सामना नहीं कर सकता। इसीलिए वो अपने क्लैन के कुछ मेंबर्स को साथ लेकर जंगल की तरफ निकल जाता है ताकि वो अपनी जान बचा सके। पर इसे क्या पता था कि वो लोग अभी भी इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। वो लोग जंगल में भागते जा रहे थे कि तभी डीमन क्लैन के सोल बीस्ट उन्हें देख लेते हैं और उनका पीछा करते हुए एक एक करके उन्हें मारने लगते हैं। और ऐसे करते करते उन्होंने धीरे धीरे चू क्लैन के काफी सारे मेंबर्स को जान से मार दिया था और अब सिर्फ यंग मास्टर और उनका एक दोस्त बाकी बचता है, जिसे ये सोल बीस्ट चारों तरफ से घेर लेते हैं। इनके पास अब भागने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा था और ये अपने आसपास देखने लगते हैं कि हम यहाँ से कैसे अपनी जान बचा सकते हैं, कि तभी वहां पर उन सोल बीस्ट के ओनर आ जाते हैं। उनके वहां पर आते ये सोल बीस्ट यंग मास्टर के ऊपर जोर जोर से दहाड़ने लगते हैं। डीमन क्लैन का वो मेंबर अपने सोल बीस्ट को शांत कराते हुए यंग मास्टर से कहता है, तुम लोगों ने कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था ना कि तुम्हें भी इस तरह के हालात का सामना करना पड़ सकता है, और आज देख लो चू फैमिली भी इसी सिचुएशन में है। उसकी इस बात पर यंग मास्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने पंच बनाते हुए कहता है, ज़ैंग यी। अब इससे पहले कि यंग मास्टर उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ पाता है, तभी इन डीमन क्लैंस के मेंबर्स का टीम लीडर कहता है, चू फैमिली और यांग फैमिली के बीच चल रही इस फाइट की वजह से अब चू फैमिली, जाओ फैमिली और किन फैमिली खत्म होने की कगार पर है। वो अभी ये बोल ही रहे होते हैं कि तभी उनके पीछे से जोर जोर से चीखने की आवाजें आने लगती हैं, और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनके एक टीम मेंबर के अंदर से व्हाइट नाइटमेयर डीमन बाहर निकल रहा होता है, जिसे देखकर वो भी काफी घबरा जाते हैं। वो व्हाइट नाइटमेयर डीमन वहां आते हुए अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए एक जोरदार रोर करता है, जिसकी वजह से उनके सारे टीम मेंबर्स डर जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ये अब यहाँ पर बाहर क्यों आ रहा है। हमारे यंग मास्टर भी हैरानी के साथ देख रहे होते हैं कि आखिर ये क्या भला है, जबकि वो व्हाइट नाइटमेयर डीमन उनके टीम मेंबर्स में से एक के ऊपर हमला करके उसे पकड़ लेता है और फिर उसकी पावर्स को एब्जॉर्ब करने लगता है। उन सभी के सोल बीस्ट इस व्हाइट नाइटमेयर डीमन के ऊपर हमला करके अपने टीम मेंबर को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये व्हाइट नाइटमेयर डीमन काफी ज्यादा पावरफुल होता है। वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उन सभी सोल बीस्ट को पीछे की तरफ हटा देता है। अभी इससे पहले कि वो व्हाइट नाइटमेयर डीमन उस बंदे की पावर्स को एब्जॉर्ब कर पाता, तब भी वहां पर कोई आ जाता है जो उसे एक फॉर्मेशन में कैद कर लेता है। अब वो पर्सन जिसने इस व्हाइट नाइटमेयर डीमन को अपनी फॉर्मेशन में कैद किया है, वो वहां पर अपीयर होता है, जो कि अपने एक टाइगर जैसे दिखने वाले फ्लाइंग सोल बीस्ट के ऊपर बैठकर वहां पर आता है, जिसे देखकर ये सभी डीमन क्लैन के मेंबर्स उनके सामने जाकर झुकने लगते हैं। जहां से हमें पता चलता है कि ये तो डीमन पैलेस का मास्टर जिया है। मास्टर जिया उस डेड हुए बंदे की तरफ देखते हैं जिसके अंदर से ये व्हाइट नाइटमेयर बाहर आया था। वो उसे देखते हुए कहते हैं, ये तो अभी फर्स्ट लेवल पर भी नहीं पहुंचा और इस व्हाइट नाइटमेयर के हाथों मारा गया, बहुत कमजोर था। मास्टर जिया अभी इतना बोल ही रहे होते हैं कि तभी यंग मास्टर के साथ जो उनका फ्रेंड था वो इन्हें देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगता है। उसे भागते हुए देखकर मास्टर जिया व्हाइट नाइटमेयर डीमन को आजाद कर देते हैं। तो वो डीमन तेजी से जाकर यंग मास्टर के फ्रेंड को पकड़ते हुए उसकी सोल को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसे वहीं पर मारकर फेंक देता है। यह सब देखकर यंग मास्टर को उस व्हाइट डीमन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो गुस्से में अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए व्हाइट डीमन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और फिर ये एक दूसरे के साथ अपनी पावर्स को टकराते हैं। उन दोनों को इस तरह से आपस में टकराते हुए देखकर मास्टर जिया कहते हैं, इंटरेस्टिंग।
यंग मास्टर मूजान के लिए इस व्हाइट डीमन का सामना कर पाना मुश्किल हो रहा था कि तभी इतने में मास्टर जिया अपनी पावर्स को यूज करते हुए इस व्हाइट डीमन को यंग मास्टर की बॉडी में ही डाल देते हैं, जिसकी वजह से मूजान को काफी ज्यादा पेन हो रहा था और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब ये सारा प्रोसेस हो जाने के बाद मास्टर जिया काओ जी से कहते हैं, इस लड़के को तुम अपने साथ ग्रीन नाइटमेयर डीमन आइसलैंड पर ले जाओ और जब ये मारा जाए तो व्हाइट नाइटमेयर डीमन को मेरे पास वापस ले आना। ये कहने के बाद वो वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद यांग जाइडी काओ जी से कहता है, लॉर्ड काओ, ये चू फैमिली का यंग मास्टर है, हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। जिस पर मिस्टर गाओ से कहते हैं कि व्हाइट नाइटमेयर डीमन इसकी बॉडी में है, ये वैसे भी ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहने वाला क्योंकि इसकी सोल पावर उस व्हाइट नाइटमेयर डीमन को फीड करने के लिए काफी नहीं है। अब इसके बाद स्टोरी शिफ्ट होती है और हमें कुछ हफ्तों बाद ग्रीन नाइटमेयर डीमन आइलैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्टर गाओ अलग अलग फैमिलीज को डिस्ट्रॉय करने के बाद उनके बच्चों को उठाकर यहाँ इस आइलैंड पर ले आए थे। अब इसके बाद मिस्टर गाओ के सर्वेंट्स इन सभी बच्चों को बैटलफील्ड में ले आते हैं और यहाँ पर लाने के बाद अपने डीमन वुल्फ्स को इनके आसपास छोड़ देते हैं। ये सभी बच्चे इन फियर्स डीमन वुल्फ्स से काफी ज्यादा डर रहे होते हैं। असल में दोस्तों, मिस्टर गाओ इन सभी बच्चों को उठाकर यहाँ बैटलफील्ड में इसीलिए लेकर आए हैं ताकि वो इन सभी बच्चों में से जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट हो उन्हें चुन सके और फिर उसे अपने डीमन क्लैन में भेजकर बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनाएं। स्ट्रॉन्ग बच्चों को चुनने के लिए इन सभी बच्चों में से जो भी वीक होगा ये लोग उसे जान से मारते जाएंगे और अपने डीमन नाइटमेयर्स का खाना बनाते जाएंगे। अब इन सभी बच्चों के बैटलफील्ड में आ जाने के बाद मिस्टर गाओ अपने वुल्फ से कहते हैं, आगे बढ़ो और इनमें से जो भी वीक है उन्हें मारते जाओ। अब वो सभी वुल्फ्स आगे बढ़ते हुए एक एक करके इन बच्चों को मारने लगते हैं, तो ये देखकर वो सभी बच्चे काफी ज्यादा डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए ग्रुप बनाकर इकट्ठा हो जाते हैं ताकि जितना हो सके ये खुद को बचा सके। इन बच्चों को इन वुल्फ्स के हाथों मरता हुआ देखकर मिस्टर गाओ तो काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं और वो कहते हैं, भागो भागो, खुद को बचाओ। इन वुल्फ्स को बच्चों को मारता हुआ देखकर मिस्टर गाओ को बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है, जबकि वो बच्चे अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन बेचारे जो भी कमजोर थे वो सभी के सभी मारे जा रहे थे और दूसरे बच्चों में से भी किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इन वुल्फ्स का सामना कर सके। मूयान किसी तरह से खुद को सेव करते हुए अपने आसपास की सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है, तो उसे पता चलता है कि ये मिस्टर गाओ जानबूझकर ये सब कुछ कर रहे हैं। इसे हम बच्चों को यूं तड़पा तड़पा कर इन वुल्फ्स के हाथों मरवाने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है, इसलिए मूयान को उस पर गुस्सा आने लगता है कि तभी उसके पास खड़ा हुआ लड़का अपनी जान बचाने के लिए मूयान को मैदान में धक्का दे देता है ताकि मूयान इन वुल्फ्स का चारा बन जाए और वो अपनी जान बचा सके। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो लड़का मूयान के साथ साथ और भी कुछ लोगों को बैटलफील्ड में धकेल देता है। मिस्टर गाओ को उस लड़के की ये हरकत काफी ज्यादा पसंद आती है और वो कहते हैं ये लड़का बहुत आगे जाएगा, जबकि दूसरी तरफ बैटलफील्ड में एक वुल्फ बड़ी तेजी के साथ मूयान पर हमला करने के लिए भागता हुआ आ रहा था, जिसे वो बड़ी मुश्किल से डॉज कर लेता है, लेकिन उस वुल्फ के हमले की वजह से उसके गले से उसका लॉकेट गिर जाता है। तो अब वो वुल्फ मूयान को छोड़कर दूसरी लड़की पर हमला करने लगता है, तो मूयान आगे बढ़ते हुए उस लड़की की जान बचा लेता है, जिस पर वो लड़की उसका शुक्रिया अदा करती है। तो मूयान उससे कहता है ये वुल्फ सब खतरनाक अटैक करेंगे, इसलिए अपने वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करो। वो भी इतना कहते हैं कि तभी ये वुल्फ आगे बढ़ते हुए अपने पंजों से स्लैश अटैक करता है, जिसे मूयान डॉज कर लेता है, पर तभी उसके पीछे से भी एक वुल्फ आ गया था जिसने उस पर हमला करते हुए उसे बैक से इंजर्ड कर दिया था। मूयान को इस तरह से उन वुल्फ्स का सामना करता हुआ देखकर मिस्टर गाओ उससे कहते हैं, देखता हूँ मैं और कितनी देर तक तुम इनका सामना कर पाते हो। वो भी इतना कहते हैं कि तभी उनका एक सर्वेंट जोर जोर से ड्रम बजाने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर ये सभी वुल्फ्स अपने अपने मास्टर के पास वापस चले जाते हैं। बैटलफील्ड में ये सब होता हुआ देखकर मास्टर गाओ का मजा किरकिरा हो गया था, इसलिए वो अपने उस सर्वेंट के पास जाते हुए उसे कहते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो। मास्टर गाओ को इतने गुस्से में देखकर वो सर्वेंट उनके सामने घुटनों पर गिर जाता है और कहता है, लॉर्ड काओ, रूल्स के अकॉर्डिंग आधे से ज्यादा बच्चे मारे जा चुके हैं, इसी वजह से मैंने ऐसा किया। मास्टर गाओ को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा था, इसलिए उसे किक करते हैं और फिर बचे हुए सभी बच्चों से कहते हैं, तुम सभी बच्चों को जिन्होंने भी सर्वाइव किया है, कांग्रेचुलेशंस, कल से तुम लोग इस आइलैंड में घूमने फिरने के लिए आजाद हो जाओगे, पर इस बात का ख्याल रखना कि तुम्हें अपना टाइम वाइजली यूज करना है, क्योंकि ये टाइम तुम लोगों के पास ज्यादा देर तक नहीं रहने वाला। ठीक 3 महीने बाद एक डुअल बैटल होने वाली है, जिसके लिए तुम लोगों को स्ट्रॉन्ग सोल पेट पकड़ना है और उसे अच्छे से ट्रेन करना है। और तुम लोगों को समझ तो आ गया होगा कि उस बैटल में क्या होने वाला है, अगर नहीं तो मैं बताता हूँ। उस बैटल में सर्वाइवल लिमिटेड होंगे, तुम सभी में से सिर्फ 10 लोग बच सकेंगे। ये कहने के बाद मास्टर गाओ वहां से जाने लगते हैं और अपने मन में सोचते हैं, अभी तो मैं तुम लोगों को कुछ टाइम के लिए और जिंदा रहने दे रहा हूँ। इसी के साथ व्यू चेंज होता है और दूसरी तरफ हम बैटलफील्ड में मूजान को देखते हैं, जो कि अपनी फैमिली की आखिरी बची हुई निशानी यानी कि अपने लॉकेट को लेने के लिए जा रहा होता है। जैसे वो अपने लॉकेट को पकड़ने लगता है तो वो मोटा लड़का जिसने अपनी जान बचाने के लिए मूजान और एक और लड़की को बैटलफील्ड में धकेल दिया था, वो मूजान के हाथ को अपने पाँव के नीचे कुचलते हुए कहता है, ओ तो तुम चू फैमिली से हो,
तुम लोग तो हमेशा एरोगेंट और तकब्बुर में रहते थे, क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम्हें भी ये सब एक्सपीरियंस करना पड़ेगा? ये कहते हुए वो हंसते हुए वहां से चला जाता है। मूयान को उस पर गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन अभी के लिए वो कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वो अपने लॉकेट को उठाता है और वहां से अपने रूम की तरफ चला जाता है। व्यू चेंज होता है, हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मूयान अपने रूम में होता है और उसके बैग पर जो इंजरी हुई थी वो उस पर मलहम लगाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी इसी बीच उसकी रूममेट वहां पर आ जाती है और वो उससे कहती है, लाओ मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। मेडिसिन लगाते साथ साथ वो मूयान का शुक्रिया अदा करती है और उससे कहती है, अगर आज तुम मेरी जान नहीं बचाते तो मेरा भी दूसरों की तरह हाल होता जो भी उस बैटलफील्ड में मारे गए, और आज मैं यहाँ वापस नहीं आ पाती। जिस पर मूयान उससे कहता है, अभी तुम्हें खुद को जिंदा बचने के लिए लकी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। उसकी इस बात पर वो लड़की जिसका नाम जिया है वो कहती है, हाँ, इस डुअल बैटल के अलावा यहाँ पर नाइटमेयर डीमंस भी तो हैं जो किसी भी वक्त हमारी जान ले सकते हैं। अब इसके बाद मूयान वहां से जाने लगता है तो जिया उससे कहती है, क्या मैं भी तुम्हारे साथ आऊं? पर मूयान उसे मना कर देता है और अकेले ही वहां से जंगल की तरफ निकल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम देखते हैं कि मूयान ने सोल बीस्ट को पकड़ने के लिए चारा डाला होता है और कुछ झाड़ियों के पीछे छुपकर बैठा हुआ था, ताकि जैसे उसके लिए कोई सूटेबल सोल बीस्ट आए तो वो उसे पकड़ ले। तभी वहां पर मूयान के डाले हुए चारे को उठाने के लिए एक छोटी सी मूनलाइट फॉक्स आती है, जो उस चारे को उठाने से पहले अपने आसपास देखती है कि कहीं ये किसी ने कोई ट्रैप तो नहीं बिछा रखा, पर उसे वहां पर कोई भी नजर नहीं आता, इसलिए वो उस चारे को उठाकर भाग जाती है। मूयान उस फॉक्स को अपना पेट नहीं बनाना चाहता था क्योंकि वो काफी ज्यादा वीक है, इसीलिए वो उसे वो कोर लेकर जाने देता है। लेकिन उसके जाने के बाद वो कहता है, मेरा सोल कोर तो वेस्ट हो गया, पर मुझे ये समझ नहीं आ कि इस तरह के फोक्स के माथे पर ये मून मार्क कैसे हो सकता है? क्या ये हाफ ब्लडेड है? ये सब सोचते हुए मूयान दोबारा से वहां पर चारा डाल देता है और फिर एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता है और स्नैक्स खाते साथ साथ सोचता है, अगर यहाँ पर मुझे मेरे लिए सूटेबल बीस्ट नहीं मिला तो मैं रिस्क लेते हुए जंगल की ओर गहराई में जाऊंगा। तभी उसे अपने आसपास पेड़ की टहनियों में कुछ हलचल फील होती है। जैसे वो गौर से देखता है तो उसे वहां पर एक सिल्क वॉर्म मिलता है। जो सिल्क वॉर्म मूयान को भूखा लगता है, इसलिए वो अपना खाना उसे खिलाता है और कहता है, खाओ, हो सकता है कि तुम ही मेरी लाइफ में थोड़ा सा लक ऐड कर दो। उस सिल्क वॉर्म को मूयान की ये दरिया दिली पसंद आती है, इसलिए वो उसके शोल्डर पर चढ़ जाता है और मूयान को भी ये सिल्क वॉर्म काफी पसंद आता है, इसलिए वो उसे कुछ नहीं कहता और अपने साथ रख लेता है। तभी इतने में वो पेड़ हिलने लगता है जिसके ऊपर वो बैठा हुआ था, तो वो अपने आसपास देखने लगता है कि ये हलचल कैसी। नीचे देखने पर उसे मालूम होता है कि ये तो एक स्केल बीस्ट है। उसे देखते हुए वो हैरान हो जाता है और कहता है कि इस स्केल बीस्ट की स्ट्रेंथ तो 9th रैंक से भी ज्यादा हो चुकी है। इसके साइज और स्ट्रेंथ के हिसाब से ये आसानी से सर्वेंट्स के फियर्स वुल्फ्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, पर अनफॉर्चुनेटली मैं इसे अपना बीस्ट नहीं बना सकता क्योंकि मैं इतना ज्यादा पावरफुल नहीं हूँ कि मैं इसे काबू कर सकूं। मूयान अभी ये सब बोल ही रहा था कि तभी वहां झाड़ियों में से एक फोक्स बाहर आती है जो उसके बिछाए हुए चारे को दोबारा से खाने लगती है। उसे देखते हुए मूयान कहता है कि जहां से भी स्केल बीस्ट गुजरता है वहां उसके आसपास भटकने की किसी भी सोल बीस्ट की हिम्मत नहीं होती, पर ये तो एक ब्लू स्टार फोक्स है और इसके सर पर भी वो मून मार्क है। वो ब्लू स्टार फोक्स मूयान का चारा खाकर जाने लगती है तो मूयान जल्दी से आगे बढ़ते हुए उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में काफी देर हो चुकी थी। वो ब्लू स्टार फोक्स उसका चारा लेकर भाग चुकी थी। मूयान उसका पीछा करके उसे रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो इसमें नाकाम रहता है। अब फिर ऐसे करते करते 2 वीक्स गुजर जाते हैं और 2 वीक्स बाद हम देखते हैं कि मूयान अभी भी एक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ चारा डालकर अपने लिए सूटेबल सोल बीस्ट के आने का इंतजार कर रहा था। पर तभी वहां पर एंट्री होती है एक और मूनलाइट फोक्स की, जो बड़े ही आराम से चलती हुई आती है और मूयान के चारे को खा जाती है। उस मूनलाइट फोक्स को देखकर मूयान काफी हैरान हो जाता है और कहता है, ये क्या बार बार मूनलाइट फोक्स ही आती जा रही हैं? क्या मैं फोक्स के अड्डे में बैठा हुआ हूँ? और फिर वो अपने पास्ट में हुए इंसिडेंट के बारे में सोचने लगता है। इसके फोरहेड पर जो मून मार्क है वो सबसे पहले सिल्वर मून फोक्स पर था, उसके बाद वो ब्लू स्टार मून फोक्स के फोरहेड पर भी था, और अब ये वाली फोक्स इसके फोरहेड पर भी वही निशान है। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, लगता है अब मेरी किस्मत बदलने वाली है। ये सब कहने के बाद वो फौरन से अपना बिछाया हुआ ट्रैप एक्टिवेट कर देता है, जिस ट्रैप के एक्टिवेट होते ही हम देखते हैं कि वो मूनलाइट फोक्स उस विंड टोर्नेडो ट्रैप में फंस जाती है। पर वो ट्रैप उसके लिए ज्यादा कारआमद नहीं रहता क्योंकि वो उससे निकलने में कामयाब हो रही थी। मूयान ये देखकर हैरान होते हुए कहता है कि मैंने ये ट्रैप 3rd लेवल के एडवांस सोल बीस्ट के लिए बिछाया है और ये तो सिर्फ 1st रैंक की मूनलाइट फोक्स है, ये इससे बचकर भागने में कैसे कामयाब हो पा रही है। वो भी इसी कश्मकश में होता है कि तभी इतने में वो मूनलाइट फोक्स उसके ट्रैप से निकलकर भागने लगती है, पर हमारा वो छोटू सा सिल्क वॉर्म उसे यहाँ से बचकर नहीं भागने देता और अपने मुंह से एक सिल्क थ्रो करते हुए उसके दोनों पैरों को जकड़ लेता है और फिर बाकी के 2 पैरों को भी जकड़ लेता है। वो फोक्स अपने पैरों को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही होती है, जबकि मूयान सिल्क वॉर्म के इस कारनामे को देखकर खुश होते हुए उससे कहता है, मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम अपने मुंह से सिल्क थ्रो कर सकते हो। अब उस सिल्क वॉर्म को शाबाशी देने के बाद मूयान मूनलाइट फोक्स के पास आ जाता है। वो फोक्स उसे अपने पास आता हुआ देखकर गुस्से में घुर्रा रही होती है और उससे दूर जा रही होती है। मूयान उसे देखते हुए कहता है, जैसे कि सोल बीस्ट के बारे में लिखा गया है कि म्यूटेटेड सोल बीस्ट के ऊपर उनके ओरिजिनल रेसिस का निशान रहता है, फिर चाहे वो कितनी ही बार ट्रांसफॉर्म क्यों ना हो जाए, उनका वो निशान हमेशा रहेगा। यानी कि ये एक म्यूटेटेड मूनलाइट फोक्स है। मूयान को समझ आ जाता है कि यही वो फोक्स है जो पिछले कुछ समय से मेरे सोल क्रिस्टल्स को खा रही है। ना सिर्फ ये म्यूटेटेड सोल बीस्ट है, बल्कि ये तो लगातार म्यूटेशन करते हुए अपनी सीरीज बना सकती है। इसका मुझे जो बार बार मिलना ये तो वाकई किस्मत का खेल है।
मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मुझे इसके जैसा सुपर रेयर सोल बीस्ट मिलेगा। मूयान काफी ज्यादा खुश हो जाता है और एक फॉर्मेशन बनाते हुए इस फोक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो फोक्स जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाती। तो अब मूयान उसे प्यार से समझाने लगता है, लिटिल फोक्स मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता और मुझे पता है कि तुम किसी के हाथों कंट्रोल्ड होना नहीं चाहती। ये कहते हुए वो उसे प्यार से टच करने की कोशिश करता है, लेकिन वो फोक्स उसे जोर से काट लेती है। इसकी वजह से मूयान का ब्लड भी निकलने लगता है, लेकिन फिर भी वो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, पर तुम अभी बहुत वीक हो, इस आइलैंड पर सर्वाइव कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तुम स्ट्रॉन्ग होने से पहले ही यहाँ पर मारी जाओगी, बिल्कुल मेरी तरह। स्ट्रॉन्ग होने के बाद ही हम जिंदा रह सकते हैं और इस क्रूशियल दुनिया में अपना फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। हम देखते हैं कि मूनलाइट फोक्स मूयान की सारी बातों को समझ पा रही होती है और वो उसकी बातों को समझते हुए शांत हो जाती है और अब धीरे धीरे वो मूयान पर भरोसा करने लगती है। तो मूयान उसके पैरों में बंधे हुए जाल को खोलते हुए उसे प्यार से कहता है, हेवन लो हार्डवर्क करने वाले को रिवॉर्ड्स देता है। अगर तुम मेरा साथ दोगी तो मैं चूमू तुम्हें जरूर दुनिया की पीक पर ले जाऊंगा और इतना ज्यादा पावरफुल बनाऊंगा कि कोई भी तुम्हारी टक्कर का नहीं होगा। और फिर से फॉर्मेशन बनाते हुए उसके सामने करते हुए कहता है, मेरे कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करो। जिस पर हम देखते हैं कि मूनलाइट फोक्स भी खुशी खुशी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए राजी हो चुकी थी। अब इसके बाद मूयान उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है और उससे कहता है, अब हम दोनों को अकेले अकेले लड़ने की कोई जरूरत नहीं, हम दोनों एक साथ मिलकर सारी दुनिया को दिखा देंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं। पर उससे पहले मैं तुम्हें एक नाम देता हूँ, मैं तुम्हें बुलाऊंगा मूजी। मूनलाइट फोक्स को भी उसका यह नेम पसंद आता है और वो काफी ज्यादा खुश होते हुए मूयान से प्यार करने लगती है। और फिर अब वो दोनों खुशी खुशी अपने स्ट्रॉन्ग होने की जर्नी पर निकल पड़ते हैं, जहाँ पर हमें बताया जाता है कि 2 महीनों में मूजी 3rd रैंक से 6th रैंक तक पहुंच चुकी है। और इस बीच मूयान फोक्सी की फाइट अपनी रूममेट जिया के डीमन बीस्ट के साथ भी करवाता है, जिसे वो बहुत ही आसानी से हरा देती है। और ऐसे ही आपस में बैटल कर करके ये लोग काफी ज्यादा फाइटिंग एक्सपीरियंस हासिल करते हैं, ताकि जब बैटल हो तो ये इनके काम आ सके। फिर इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मूयान एक बुक रीड करते हुए जंगल में जा रहा होता है, जिसमें डीमन बीस्ट की कल्टीवेशन और उनकी टेक्निक्स के बारे में नॉलेज होती है और इसमें फोक्सी के बारे में भी काफी सारी नॉलेज थी। मूयान अभी ये रीड कर ही रहा होता है कि तभी उसे अपने सामने एक ओरा महसूस होता है। जैसे वो अपने सामने देखता है तो वो देखता है कि ये तो एक पावरफुल जेड फ्लावर है, जिसके अंदर से काफी प्योर एनर्जी निकल रही होती है। मूयान उस जेड फ्लावर को उठाने वाला होता है कि तभी वहां पर वो मोटा लड़का आ जाता है जिसने इसकी इंसल्ट की थी। वो वहां पर आते ही मूयान को देखते हुए कहता है, तुम दोबारा से, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो वो जेड फ्लावर फौरन मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हें अपने फियर्स वुल्फ को खिला दूंगा। तो फोक्सी उसका सामना करने के लिए नीचे उतर आती है और मूयान बड़े ही एटीट्यूड के साथ उसे कहता है, अगर तुम यहाँ से अभी चले जाते हो तो मैं तुम्हारी जान को नॉकआउट डुअल से पहले बख्श दूंगा। जिस पर वो मोटू हंसते हुए कहता है, देखो तो जरा, अब तुम्हारे जैसे नकारा भी मुझे हराने निकले हैं। ये कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगता है, जिस पर मूयान उससे कहता है, तुम्हारे साथ निपटने के लिए तो मेरी मूजी ही काफी है। उसकी इस बात पर वो मोटू कहता है, ये बेकार सी फोक्स मेरे 8th रैंक के वुल्फ के सामने एरोगेंटली एक्ट करने की हिम्मत कर रही है, अभी मैं इसे मजा चखाता हूँ। ये कहते हुए वो अपने वुल्फ को फोक्सी पर अटैक करने के लिए आगे भेज देता है और फिर फोक्सी और इस वुल्फ के दरमियान फाइट होना शुरू हो जाती है। तो फोक्सी उससे बचकर भागने लगती है। ये देखकर उस मोटू को गुस्सा आता है और वो अपने वुल्फ से कहता है, मैड वुल्फ अटैक करो। मूयान उसके वुल्फ को इस तरह से फियर्सली हमला करता हुआ देखकर अपनी फोक्सी से कहता है, मून शैडो का यूज करो। जिस पर हम देखते हैं कि फोक्सी बड़े ही आराम से अपने मून शैडो मूव का यूज करते हुए उस फियर्स वुल्फ के हर हमले से बच रही थी। अब जब फियर्स वुल्फ लाख कोशिश करने के बावजूद भी फोक्सी को कुछ नहीं कर पाता तो ये दोनों अपने अपने मालिक के पास पीछे आ जाते हैं। तो वो मोटू मूयान से कहता है, तुम्हारी इस मामूली सी फोक्स के पंजे तो बहुत ही कमजोर हैं। ये मेरे फियर्स वुल्फ की डिफेंस को पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे। मेरे वुल्फ के हाथों से मरने के लिए तैयार हो जाओ। मूयान फिर से बड़े ही एटीट्यूड के साथ कहता है, तो तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारे वुल्फ की डिफेंस को नहीं तोड़ सकते? मूजी, चलो इस फियर्स वुल्फ की चीखें सुने। अपने मास्टर की ये बात सुनकर फोक्सी बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ती है और मून शैडो मूव को यूज करते हुए उस वुल्फ के पीछे चली जाती है और उसके बैक पर एक जोरदार पंजा मारती है और फिर दोबारा से मून शैडो मूव का यूज करते हुए अपने मास्टर के पास आ जाती है, जिससे सच में उस वुल्फ की चीखें निकल जाती है। वो मोटू ये देखकर हैरान हो जाता है और अपने वुल्फ की बैक पर फोक्सी के पंजों के निशान देकर कहता है, ये कैसे हो सकता है? ये फोक्स सिर्फ 6th रैंक पर है, इसके पंजे मेरे फियर्स वुल्फ को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं? यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। वो यहाँ पर ये सब सोच रहा होता है जबकि मूयान अपनी फोक्सी को आगे भेजते हुए इस फियर्स वुल्फ पर हमला करना शुरू कर देता है और ये दोनों बीस्ट आपस में लड़ने लगते हैं, जिसमें फोक्सी बड़े ही आराम से इस फियर्स वुल्फ को धूल चटाने लगती है। ये देखकर मोटू को भी समझ आ जाता है और वो कहता है, ये तो इसकी वीक फॉर्म है। मुझे यकीन नहीं होता कि मैं भूल कैसे गया, ये मूनलाइट फोक्स अपना भेस बदल सकती है। इसने अपनी कल्टीवेशन को छुपाया। अब क्योंकि इस मोटू को फोक्सी के बारे में सब कुछ पता चल चुका था, इसलिए मूयान भी अपनी फोक्सी से कहता है, इसे अपनी ट्रू स्ट्रेंथ दिखाओ। तो फोक्सी अब अपनी रियल फॉर्म में आ जाती है, जिसमें हम देखते हैं कि वो पहले से काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है और ना सिर्फ बड़ी हो चुकी है बल्कि अब 9th लेवल तक पहुंच चुकी है। मोटू से देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, 9th रैंक मूनलाइट फोक्स,
ये तो पहले ही 9th रैंक के पीक लेवल पर पहुंच चुकी है। इस लड़के ने अपनी पावर्स को छुपा के रखा। अगर आज मेरी इसके साथ बैटल ना होती तो मुझे तो पता ही नहीं चलता है कि ये इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। अगर हम कुछ दिन बाद होने वाले डुअल बैटल में मिलते तो मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मेरा क्या हाल होता। ये सब सोचते हुए वो मूयान से कहता है, चूमू तुम्हें आज यहाँ पर मरना होगा। इसी के साथ उसका फियर्स वुल्फ फॉक्सी के ऊपर हमला करने लगता है तो फॉक्सी बड़े ही आराम से उसके सभी हमलों को डॉज करती जा रही थी। ये देखकर वो कहता है, अब टाइम आ चुका है इन्हें अपनी रियल एबिलिटी दिखाने की। फियर्स वुल्फ अपनी ट्रू ब्रूटैलिटी फॉर्म को यूज करो, अभी ब्लड थर्स्टी टेक्निक का इस्तेमाल करो। अपने मास्टर की ये बात सुनकर वो वुल्फ अपनी इस टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर देता है, जिसके अंदर से काफी ज्यादा इवल ऑरा निकल रहा होता है। मूयान ये देखकर कहता है, बुरा हुआ, इसकी ब्लड थर्स्टी स्टेट तो काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर इसने अपनी इस टेक्निक को सक्सेसफुली परफॉर्म कर लिया तो फिर मेरे लिए इसे रोक पाना बिल्कुल ही नामुमकिन हो जाएगा। मूयान अभी ये सोच रहा होता है कि तभी वो वुल्फ अपनी इस टेक्निक को सक्सेसफुली परफॉर्म कर लेता है और फिर फॉक्सी के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, जिसमें हम देखते हैं कि उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी। फॉक्सी के लिए भी उसे देख पाना मुश्किल हो रहा था। वो भी फॉक्सी से बदला लेने के लिए उसके पीछे आ जाता है और अपने पंजे से उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करने ही वाला होता है कि तभी मूयान उससे कहता है, मून शैडो टेक्निक का यूज करो, जिसे यूज करते हुए फौरन फॉक्सी उसके इस हमले से बच चुकी थी। जिस पर वो मोटू अपने वुल्फ से कहता है, मैड वुल्फ फौरन इन पर हमला करते रहो, इन्हें सांस लेने तक का चांस भी मत देना। वो वुल्फ लगातार फॉक्सी के ऊपर हमला करता जा रहा था तो मूयान फॉक्सी को उससे बचकर दूर जाने के लिए कहता है। तो फॉक्सी ऐसा ही करती है और वो उससे बचते हुए दूर जाकर एक पेड़ के ऊपर बैठ जाती है। जिस पर वो मोटू मूयान से कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि इस तरह से डिस्टेंस मेंटेन करने से तुम बच जाओगे? तो अब ये मोटू अपनी एक ट्रिक का यूज करते हुए फॉक्सी को कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे ऐसा करने की वजह से तुम्हारे मास्टर की जान खतरे में आ जाएगी? उसकी इस बात पर फॉक्सी को गुस्सा आ जाता है और वो पेड़ से नीचे उतरते हुए फियर्स वुल्फ के ऊपर हमला करने लगती है। ये देखकर मोटू कहता है, अब आएगा मजा, इसे बेवकूफ बनाना तो बड़ा आसान है। गुस्से में होने की वजह से फॉक्सी जज्बाती होकर फियर्स वुल्फ के ऊपर हमला कर रही थी और इसी बात का फायदा उठाते हुए फियर्स वुल्फ फॉक्सी को एक जोरदार हिट करता है, जिसकी वजह से फॉक्सी वहीं पर गिर जाती है और दोबारा नहीं उठ पाती। ये देखकर मूयान अपना डैगर निकालकर फॉक्सी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है तो फियर्स वुल्फ उस पर भी हमला कर देता है। और अब यहाँ पर मूयान भी बुरी तरह फंस चुका था, क्योंकि उस वुल्फ ने मूयान के बाजू को काट लिया था और उसके दूसरे हाथ से उसका डैगर भी छुड़वा दिया था। मूयान यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता कि तभी इतने में बादल झड़ते हैं और वहां से मूनलाइट नीचे आती है जो सीधी फॉक्सी पर पड़ती है। उस मूनलाइट की पड़ने की वजह से फॉक्सी दोबारा से खड़ी हो जाती है और उसकी सारी इंजरी भी हील हो जाती हैं। वो मोटू जो बहुत खुश होते हुए बोल रहा होता है, चूमू अब मरो यहाँ पर। जैसे वो देखता है कि फॉक्सी दोबारा से उठ खड़ी हुई है और उसकी सारी इंजरीज भी हील हो चुकी हैं, तो ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है कि फियर्स वुल्फ जल्दी से जाकर उस पर हमला करो और उसे गर्दन से दबोचते हुए जान से मार डालो। अब इससे पहले कि वो फियर्स वुल्फ ऐसा कुछ कर पाता तभी फॉक्सी बड़ी तेजी के साथ अपने मास्टर को बचाने के लिए आगे बढ़ती है और अपने पावरफुल स्लैशेस का यूज करते हुए उस फियर्स वुल्फ को वहीं पर मार डालती है। उस फियर्स वुल्फ के मरते साथ ही हम देखते हैं कि उस मोटू को कुछ होने लगता है और वो अपना सर पकड़कर जोर जोर से चीखने लगता है। ये देखकर मूयान हैरान हो जाता है कि इसे क्या हो रहा है, कहीं नाइटमेयर डीमन तो इसके अंदर से बाहर नहीं निकल रहा। और होता भी बिल्कुल ऐसे ही है। हम देखते हैं कि मोटू के अंदर से ग्रीन नाइटमेयर डीमन बाहर निकलता है, जो बाहर निकलते साथ ही उसकी सारी स्पिरिट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और इसी के साथ वो मोटू वहां पर राख बन के बिखर जाता है। इसके बाद वो नाइटमेयर डीमन वहां से चला गया था। मूयान मोटू का ये हाल हुआ देखकर कहता है, तो हमारा हाल भी किसी न किसी दिन ऐसा ही होगा। तभी मूयान को अपने सामने उस फियर्स वुल्फ की डेड बॉडी नजर आती है, तो वो भागकर उसके पास जाता है और उसके अंदर से उसका सोल क्रिस्टल निकालते हुए कहता है, काफी बड़ा सोल क्रिस्टल है इसका। यकीनन उस मोटू ने पहले इस फियर्स वुल्फ को पकड़ा होगा और उसके बाद ये हमारे साथ इस जेड फ्लावर को लेने के लिए फाइट करने लगा, तो इसी वजह से उसकी सोल पावर इतनी ज्यादा नहीं होगी कि वो नाइटमेयर डीमन को फीड कर सके। शायद यही वजह है जो वो मारा गया। अब ये सब सोचने के बाद वो मूजी से कहता है, काफी लेट हो चुकी है, चलो वापिस चलते हैं। वो वापिस जा ही होते हैं कि तभी अचानक से मूयान के सर में भी दर्द होने लगता है और वो जोर जोर से चीखते हुए वहीं पर बैठ जाता है। इसी के साथ उसके अंदर से व्हाइट आई डीमन बाहर निकलने लगता है। मूयान को मालूम हो चुका था कि अगर मैं ऐसे ही तड़पता रहा तो ये व्हाइट आई डीमन मुझे भी मार डालेगा, इसलिए वो वहां पर बैठ जाता और ध्यान लगाकर कल्टीवेशन करने लगता है ताकि वो इस व्हाइट आई डीमन को फीड करे, जिसके बाद ये व्हाइट आई डीमन दोबारा से इसके अंदर चला जाएगा और इससे इसकी जान बच जाएगी। और होता भी बिल्कुल ऐसे ही है। वो व्हाइट आई डीमन बाहर आता है और मूयान की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। मूजी अपने सामने ये सब कुछ होता हुआ देखकर काफी ज्यादा डर रही होती है, जबकि वो सिल्क वॉर्म वो तो डरते हुए बैग में छुप जाता है। पर मूयान की स्पिरिचुअल पावर इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो इस व्हाइट आई डीमन को फीड कर सके, इसीलिए वो व्हाइट आई डीमन मूयान को पकड़ते हुए उसकी सोल को खाना शुरू कर देता है। अब क्योंकि मूयान की सारी स्पिरिचुअल पावर खत्म हो चुकी थी, इसी वजह से मूजी की भी सारी स्पिरिचुअल पावर खत्म हो चुकी थी। वो बेचारी तो खड़ी भी नहीं हो पाती। ऐसा इसलिए क्योंकि मूजी की स्पिरिचुअल पावर मूयान के साथ जुड़ी हुई है। अगर मूयान की स्पिरिचुअल पावर खत्म होगी तो मूजी की भी होगी। मूयान फिर से मेडिटेशन करने बैठ जाता है और अपनी सोल पावर से ही इस व्हाइट आई डीमन को खिलाने लगता है। और हम देखते हैं कि कुछ ही देर में वो व्हाइट आई डीमन अपना पेट भरने के बाद फिर से मूयान की बॉडी के अंदर चला जाता है। उसके जाने के बाद मूयान भी चैन का सांस लेता है और कहता है कि इसने मेरी 80% स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है, लेकिन ये सारी एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद उसका तो लेवल अप हो गया, लेकिन अब मेरी एनर्जी सिर्फ 20% बाकी बची है। कोई बात नहीं, मुझे खुद को संभालना होगा।
ये कहते हुए वो खुद को संभालते हुए फॉक्सी के पास आता और उसे उठाते हुए उसकी इंजरीज पर मलहम लगाने लगता है और फिर वो फॉक्सी को अपने स्पिरिचुअल सी में रख लेता है और वापस अपने रूम में चला जाता है। अगले दिन सुबह सुबह वो सर्वेंट भागते हुए मास्टर गाओ के पास आता और उसे बताता है उस मोटू को किसी ने कल रात को जंगल में मार डाला, हमें उसके वुल्फ की लाश आज सुबह मिली है। उसकी ये बात सुनकर मास्टर गाओ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने उसको मार डाला। ये कहते साथ साथ वो सर्वेंट को एक जोरदार किक भी करते हैं, जल्दी बताओ। तो वो सर्वेंट बताता है मेरे लॉर्ड मैंने चेक किया है, कल रात सिर्फ एक बच्चा जंगल में गया था, वो था मू यान, और वही रात को लेट वापिस आया था। या फिर ये भी हो सकता है कि बाहर से कुछ लोग आइलैंड पर आए हों। जिस पर मास्टर गाओ कहते हैं ठीक है, सभी बच्चों को बैटलफील्ड में इकट्ठा करो। वो सर्वेंट डरते हुए जल्दी से उठकर वहां से भाग जाता है। अब मास्टर गाओ सोचने लगते हैं ऐसे रेयर बच्चे बड़ी ही मुश्किल से मिलते हैं जो इतने ज्यादा रूथलेस हों। मैं उस लड़के का काफी ज्यादा फायदा उठा सकता था। तभी व्यू चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि उस सर्वेंट ने सभी बच्चों को बैटलफील्ड में इकट्ठा कर दिया था। मास्टर गाओ वहां पर आते हुए उन सभी बच्चों से कहते हैं एक लड़का जिसका नाम जाओ शेंगमू था, वो कल रात जंगल में मारा गया। क्या तुम सब में से कोई जानता है कि उसको किसने मारा? मास्टर गाओ की ये बात सुनकर वो सभी बच्चे आपस में बातें करने लगते हैं कि वो तो हम सब में से ज्यादा पावरफुल था और उसके पास तो 8th रैंक का फियर्स वुल्फ भी था, उसे भला कौन मार सकता है? जबकि मू यान की रूममेट सोच रही होती है कि क्या ये कोइंसिडेंस हो सकता है कि मू यान कल रात ही इंजर्ड हो के आया, कहीं इसने ही तो उसे नहीं मारा। तो अब मास्टर गाओ उन सभी बच्चों से कहते हैं अब क्योंकि तुम सभी बच्चों में से कोई भी अपना मुंह नहीं खोल रहा कि किसने उसने मारा है, इसलिए तुम सभी को इसकी सजा मिलेगी। लाइफ एंड डेथ का डुअल मैच जो कि कुछ दिनों बाद होने वाला है वो कल स्टार्ट होगा। सभी बच्चे अपने अपने सोल बीस्ट को तैयार कर लो। ये कहते हुए मास्टर गाओ वहां से चले जाते हैं जबकि मू यान सोच में पड़ जाता है और कहता है कल मूजी की इंजरीज तो अभी तक रिकवर नहीं हुई हैं। इसी के साथ व्यू चेंज हो जाता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां पर मू यान अपने बिस्तर में सो रहा था। तभी उसकी रूममेट दबे पांव उसके पास आती है तो मू यान गुस्से में खड़ा होता है और अपने खंजर से उसे मारने ही वाला था कि तभी वो रुक जाता है। जिया उसे कहती है मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारी ये बुक लेने के लिए आई हूँ। तो मू यान उसे वो बुक दे देता है। जिया वहां से जाते हुए कहती है तुम अभी अभी बहुत डरावने लग रहे थे। जिस पर मू यान भी उठकर बैठ जाता है और कहता है इस आइसलैंड पर ऐसा कौन है जो डरावना नहीं है। तो फिर वो उससे पूछती है क्या तुमने उस लड़के को मारा? अब क्योंकि जाओ शेनमू यहाँ पर नहीं है तो फैंग गाओ और जी किंग यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। स्पेशली जी किंग, मैंने सुना है वो बहुत ईवल है। मू यान उसकी बात को पूरा होने भी नहीं देता और कहता है कल लाइफ एंड डेथ डुअल मैच है, जाओ जाकर आराम कर लो और मुझे भी करने दो। जिया वहां से चली जाती है और फिर इसी के साथ सीन चेंज होता है और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहां पर सभी बच्चे बैटलफील्ड में इकट्ठा हुए थे। तो मास्टर गाओ का वो सर्वेंट आगे आते हुए सभी बच्चों को मैच के रूल समझाने लगता है। तुम सभी अभी टोटल 40 लोग हो जिनके बीच डुअल बैटल होगी और जो जीतेगा वही जिंदा बचेगा और इस बैटल के खत्म होने तक सिर्फ 10 लोग जिंदा बचेंगे। सर्वेंट की ये बात सुनकर मू यान सोचने लगता है मूजी अभी सिर्फ 50% रिकवर हुई है, क्या मैं लगातार अपने 2 ओपोनेंट्स को हरा पाऊंगा? तभी मास्टर गाओ भी सभी बच्चों से कहते हैं इस लास्ट अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ और जिंदा रहने के लिए अपने सामने आने वाले ओपोनेंट को टुकड़े टुकड़े कर दो। मास्टर गाओ की ये बात सुनकर उन सभी बच्चों में से एक बच्चा बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है नहीं नहीं मुझे मरना नहीं है, मुझे मरना नहीं है। ये कहते हुए वहां से भागकर बैटलफील्ड से बाहर जाने लगता है। ये देखकर मास्टर गाओ अपने स्पिरिचुअल बीस्ट को बाहर निकालते हैं जो कि एक वुल्फ होता है और ये वुल्फ बीस्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक और खूंखार था। वो बीस्ट तेजी के साथ बैटलफील्ड में उतरता है और फिर भागता हुआ जाकर उस लड़के को जान से मार डालता है। सभी बच्चे मास्टर गाओ के इस बीस्ट को देखकर काफी ज्यादा डरने लगते हैं। तभी उनमें से एक लड़का अपना डैगर बाहर निकाल लेता है और जमीन पर चलती जा रही छिपकली को मारते हुए कहता है ये अच्छा नहीं हुआ, उस लड़के को मेरे हाथों मरना था। हमें पता चलता है कि ये वही लड़का है जिसके बारे में जिया कल रात मू यान को बता रही थी। इसका नाम है जी किंग। मास्टर गाओ का वो वुल्फ उस लड़के को मारने के बाद इन सभी स्टूडेंट्स के पास से होता हुआ फिर से मास्टर गाओ के पास आ जाता है। तो मास्टर गाओ अपने वुल्फ को शाबाशी देते हुए इन सभी बच्चों से कहता है अगर तुम में से किसी ने यहाँ से भागने की कोशिश की तो उसका हाल भी वैसा ही होगा जैसे अभी तुम लोगों के सामने इस लड़के का हुआ। और फिर वो जी किंग को कहते हैं अब क्योंकि तुम्हारा ओपोनेंट पहले ही मारा जा चुका है इसलिए तुम इस बैटल के फर्स्ट राउंड को जीत चुके हो और बाकी बच्चे बैटल कंटिन्यू करो। जिस पर जी किंग खड़े होते हुए कहता है बड़े अफसोस की बात है, उस लड़के ने मेरे साथ फाइट करने का मौका गवा दिया। इस वुल्फ के हाथों से मरने से अच्छा था कि वो मेरे हाथों से मर जाता। उसकी ये बात सुनकर मू यान को भी समझ आ जाता है कि ये लड़का तो पागल है। जिसके बाद इन सभी बच्चों के दरमियान में बैटल शुरू हो जाती है और फिर एक के बाद एक करके सारे बच्चे आपस में फाइट कर करके एक दूसरे को हराते जा रहे थे और जो जीता जा रहा था वो जिंदा बच रहा था और जो हार रहा था उसे नाइटमेयर डीमन का खाना बना दिया जा रहा था। कंपटीशन के फर्स्ट राउंड के खत्म हो जाने के बाद 40 बच्चों में से 20 बच्चे बाकी बचते हैं और अब कंपटीशन का सेकंड राउंड शुरू होने जा रहा होता है जिसमें सिर्फ 10 बच्चे जिंदा बचेंगे। तो मू यान जिया को एक सलाह देते हुए कहता है इस तरह के ओपोनेंट्स का सामना करते हुए इस बात का ख्याल रखना
कि जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा तुम अपनी एनर्जी को सेव करना। अब इसके बाद मूयान बैटलफील्ड में आता है और अपनी ओपोनेंट का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है, जहाँ पर वो अपनी ओपोनेंट की हरकतों को ऑब्जर्व करते हुए पहले ही समझ जाता है कि ये कुछ तो करने वाली है, लेकिन अपने बीस्ट को बाहर नहीं निकाल रही। और हमें दिखाया जाता है कि मूयान का यह शक बिल्कुल सही होता है, क्योंकि उस लड़की के हाथ में कोई जहरीली जड़ी बूटी थी जो उसने अपने पीछे छुपा रखी थी। अब जैसे वो जहरीली जड़ी बूटी को बाहर निकालते हुए कुछ करने वाली थी कि तभी मूयान अपने डैगर को बड़ी स्पीड के साथ थ्रो करते हुए उसके हाथ को इंजर्ड करते हुए उस जड़ी बूटी को जहर उसी के हाथों में फैला देता है, जिसकी वजह से उसकी ओपोनेंट की वहीं पर मौत हो गई थी। और इसी वजह से अब मूयान बड़ी आसानी से फर्स्ट बैटल को जीत जाता है। आसपास खड़े हुए बच्चे बातें करने लगते हैं कि वो लड़की इस पॉइजनस प्लांट का यूज करते हुए मूयान पर हमला करना चाहती थी, पर उसका बैड लक, उस बेचारी को इसका मौका ही नहीं मिला। उन सभी बच्चों में मौजूद एक लड़की मूयान की इस टेक्निक को देखकर उससे इंप्रेस हो जाती है और कहती है, मानना पड़ेगा ये तो काफी समझदार है। मिस्टर गाओ भी मूयान की ये बैटल देखकर सोच रहे होते हैं, ये लड़का बहुत होशियार है। लेकिन तभी वो अपने सर्वेंट को अपने पास बुलाकर उसके कान में कुछ कहते हैं, जिस पर वो सर्वेंट मास्टर गाओ के कहे अनुसार जी किंग की फाइट मूयान के साथ फिक्स कर देता है। अब एक एक करके सभी बच्चों के दरमियान बैटल होती है और जो भी हारता जा रहा था उसे नाइटमेयर डीमन का खाना बनाया दिया जा रहा था। वैसे हमें ये बैटल डिटेल्स में तो नहीं दिखाई जाती कि कौन किस तरह से फाइट कर रहा है, लेकिन हाँ थोड़ी थोड़ी झलकियां जरूर दिखाई जाती है, वो सब आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और अब ये सारे मैचेस हो जाने के बाद फाइनल मैच होता है मूयान और जी किंग के बीच में। मूयान बैटलफील्ड में आता है तो जी किंग भी वहां पर आते हुए मूयान से कहता है, तुम किस तरह से मरना पसंद करोगे। उसकी ये बात सुनकर और उसकी अजीब अजीब हरकतों को देखते हुए मूयान कहता है, ये सच में साइकोपैथी है। मास्टर गाओ अब बड़े ही जोश के साथ इन दोनों के दरमियान ये बैटल स्टार्ट करवा देते हैं। बैटल स्टार्ट होते ही ये दोनों अपने अपने स्पिरिचुअल बीस्ट को बाहर निकाल लेते हैं, जिसमें हम जानते हैं कि मूयान का स्पिरिचुअल बीस्ट तो फोक्सी ही है, जबकि जी किंग का स्पिरिचुअल बीस्ट होता है स्केल स्नेक, जो कि बहुत ही बड़ा और पावरफुल स्नेक होता है। और इसका पॉइजन उसका तो पूछो ही मत, वो बहुत ज्यादा डेंजरस है। इसी के साथ साथ जी किंग अपने डैगर को मूयान के ऊपर थ्रो कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन मूयान बड़े ही आराम से उसके इस डैगर को साइड की तरफ हटा देता है। जी किंग जब देखता है कि मेरे इस हमले का तो मूयान के ऊपर कुछ भी असर नहीं हुआ, तो वो उससे कहता है, उप्स, मेरा डैगर मेरे हाथ से फिसल गया। अब फोक्सी गुस्से में आगे बढ़ते हुए उस स्नेक के ऊपर हमला करना शुरू कर देती है, लेकिन हम देखते हैं कि उसके हमलों का उस स्नेक के ऊपर कुछ भी असर नहीं होता, क्योंकि उसकी चमड़ी बहुत ही ज्यादा सख्त थी। इसीलिए वो हमला करने के बाद फौरन से अपने मास्टर के पास आने की कोशिश करती है, लेकिन वो स्नेक उस पर हमले करते हुए उसे भागने ही नहीं देता और फिर उसे अपनी बॉडी में जगड़ कर मारने की प्लानिंग करने लगता है। तो मूयान फोक्सी से कहता है, जल्दी से वहां से निकलो वरना ये तुम्हें जकड़ लेगा। तो फोक्सी अपने मास्टर की बात मानते हुए जल्दी से उस स्नेक के जाल से बाहर निकलकर बैटलफील्ड में आ जाती है। ये देखकर जी किंग अपने स्नेक को ऑर्डर देता है, इस पर अपने पॉइजन से हमला करो। वो स्नेक मूजी के ऊपर अपना पॉइजन फेंकने लगता है, तो मूजी बड़ी मुश्किल से उसे डॉज कर रही होती है, लेकिन इसी बीच उसकी पूंछ के ऊपर वो पॉइजन थोड़ा सा लग जाता है, जो उसकी पूंछ के बालों को जला के रख देता है। ये देखकर मूयान कहता है, इस स्नेक का वेनम तो बहुत खतरनाक है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसका डिफेंस भी बहुत हाई लेवल का है और उसके स्केल को मेरी फोक्सी के पंजे भेद नहीं सकते। इसके बावजूद भी वो स्नेक फोक्सी की जान नहीं छोड़ता और उसे खाने की कोशिश करता रहता है। तो ये देखकर मूयान उसे कहता है, मून शैडो टेक्निक का यूज करो। जी किंग ये देखकर हैरान होते हुए कहता है, मून शैडो टेक्निक तो अच्छी है, पर अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ भागने के लिए काम आती है। वो स्नेक बड़े ही जोरों शोरों से फोक्सी को खाने में लगा होता है, जबकि फोक्सी मून शैडो टेक्निक का यूज करते हुए बार बार उससे बच रही थी। मूयान पीछे खड़ा हुआ सोच रहा होता है कि आखिर मैं कैसे इस स्नेक को हराऊं। तभी वो भी बड़ी तेजी के साथ अपने डैगर को जी किंग के ऊपर थ्रो करता है, लेकिन उसका स्नेक उसके सामने आते हुए अपने मास्टर को प्रोटेक्ट कर लेता है। इसी दौरान मूयान को एक अपॉर्चुनिटी नजर आती है उस स्नेक को इंजर्ड करने की, इसीलिए वो फोक्सी से कहता है, जल्दी से आगे बढ़ो और अपने मून स्लैशेस को यूज करो। फोक्सी भी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए अपनी पूरी जान लगा देती है और बड़े ही जोर के साथ उसके ऊपर अपने मूनलाइट स्लैश अटैक करती है, जो कि सीधे जाकर उस स्नेक को हिट भी होते हैं, लेकिन इनके बावजूद भी उसकी स्नेक की डिफेंस पर इसका कुछ भी असर नहीं होता। ये देखकर आसपास खड़े हुए सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं कि ये स्नेक तो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जबकि फोक्सी ये हमला करने के बाद वीक हो चुकी थी और उसके हाथ भी कांप रहे होते हैं। वो लड़की जो मूयान से इंप्रेस हुई थी, वो जिया के पास आते हुए कहती है, तुम्हारा रूममेट तो आज बहुत अनलकी है जो उसको जी किंग का सामना करना पड़ा। मुझे नहीं लगता कि वो जी किंग को हरा पाएगा। तो जिया उससे कहती है कि उसकी मूनलाइट फोक्स अभी तक फुली रिकवर नहीं हुई, वो अभी भी कमजोर हालत में है। जिस पर वो लड़की कहती है, कमजोर हालत में है? तुम्हें दिख नहीं रहा कि वो इससे भी ज्यादा बुरी सिचुएशन में है? जिया गुस्सा करते हुए उसे कहती है, जरूरी नहीं कि ऐसा हो। जिस पर वो लड़की हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है, क्या जिया उस लड़के में इंटरेस्टेड है? आखिर ये किस तरह की बकवास बात कर रही है? वहीं दूसरी तरफ हमारा हीरो मूयान सोच रहा होता है कि मैं इस स्नेक को कैसे हराऊं, और उसे एक आइडिया भी आ जाता है, इसीलिए वो आगे बढ़ने लगता है। तभी इतने में वो स्नेक अपने अंदर से ईवल ऑरा बाहर निकालने लगता है और जी किंग बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है, अब तुम्हारी फोक्स हमसे नहीं बच पाएगी। मेरा स्नेक बहुत ही ज्यादा भूखा है, ये उसे एक ही बाइट में खा जाएगा। आसपास खड़े हुए बच्चे उस स्नेक के अंदर से इतना ज्यादा ईवल ऑरा निकलते हुए देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, हाँ ये स्नेक
तो सच में अब बहुत ज्यादा खूंखार हो चुका है। जबकि दूसरी तरफ मूजान भी काफी ज्यादा परेशान हो रहा है कि अब मैं क्या करूं। तभी उसे एक आइडिया सूझता है और वो कहता है, मूजी क्या तुम तैयार हो, हमें ये रिस्क लेना ही होगा। जिस पर फॉक्सी भी उसकी इस बात पर राजी हो जाती है और ये रिस्क लेने के लिए तैयार हो गई थी। तो वो फॉक्सी से कहता है, जल्दी से मून शैडो टेक्निक का यूज करो और 2 हिस्सों में बढ़ जाओ। तो वो ऐसे ही करती है। मास्टर गाओ भी ये देख रहे होते हैं और वे देखते हुए कहते हैं, ये फॉक्स उस स्नेक के हमले से नहीं बच पाएगी। और वो लड़की भी जिया से कहती है, मूजान का अब यहीं पर अंत हो जाएगा। जबकि वो स्नेक अपना बड़ा सा मुंह खोलते हुए मूजी को खाने ही वाला होता है कि तभी मूजी खुद ही उसके मुंह में जंप कर देती है। मूजी को ऐसा करता हुआ देखकर जी किंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, वाह शानदार, मरने का ये बहुत अच्छा तरीका है। ये कहते हुए वो जोर जोर से हंस रहा होता है और खुशी मना रहा होता है। तभी इतने में उसका स्नेक दर्द के मारे कड़हाने लगता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये अचानक से मेरे स्नेक को क्या हो रहा है। जबकि मूजान खुश होते हुए बोल रहा होता है, हाँ ये वाकई ब्यूटीफुल मूनलाइट ब्लेड है। तभी हमें बताया जाता है कि ये मूनलाइट फॉक्स का एडवांस्ड स्किल है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मूनलाइट फॉक्स उसका यूज करते हुए उस स्नेक को चीर डालती है और उसके अंदर से बड़े आराम से बाहर आ जाती है। सभी लोग ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फॉक्सी उस स्नेक को मारने के बाद बड़े ही एटीट्यूड के साथ चलते हुए अपने मास्टर के पास वापस जा रही थी। जबकि दूसरी तरफ जी किंग वो बेचारा तो हक्का बक्का रह जाता है और कहता है, आखिर ये कैसे पॉसिबल है, तुम्हारी फॉक्स ने ये कैसे किया। जबकि मास्टर गाओ मूनलाइट फॉक्स की रियल फॉर्म देखकर कह रहे होते हैं, इस लड़के मूजान ने अपनी फॉक्स की ट्रू फॉर्म मुझसे छुपाई, मतलब मुझे धोखा दिया। अब क्योंकि मूजान जीत चुका था इसलिए जी किंग को मरना होगा। जैसे ही सर्वेंट्स जी किंग को लेने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं तो जी किंग उन्हें अपनी तरफ आता हुआ देखकर कहता है, नहीं नहीं, मैं नाइटमेयर्स के हाथों मरना नहीं चाहता। इसीलिए वो अपने पास पड़ा और डैगर उठाता है और अपना गला काटते हुए अपनी जान ले लेता है। अब मूजान मूजी को अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भेज देता है और अपने डैगर को उठा लेता है। तभी मिस्टर गाओ बोल रहे होते हैं, मैंने सोचा था कि ये लड़का मामूली सा है लेकिन ये तो बहुत होशियार निकला, इसीलिए मैं अब इसे और जिंदा नहीं रहने दे सकता। इसी के साथ वो मूजान के ऊपर अपनी एक टेक्निक को यूज करते हैं जो कि होती है मेंटल सप्रेशन, जिसकी वजह से मूजान के सर में बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है। मूजान को इतने दर्द में देखकर फॉक्सी चटपटाने लगती है। जबकि उसके क्लासमेट्स मिस्टर गाओ से कहते हैं, वो पहले से ही कंपटीशन जीत चुका है तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। मिस्टर गाओ बैटलफील्ड में उतर आते हैं और कहते हैं, चू मू तुम बहुत होशियार बन रहे थे, मैंने तुम्हें एक चांस दिया था लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला, मुझे धोखा दिया, मैं अभी तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। फॉक्सी सोल सी के अंदर बहुत ज्यादा झटपटा रही होती है और मूजान से बोल रही होती है, मुझे बाहर आने दो। लेकिन मूजान उसे बाहर आने नहीं देता और कहता है, परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। अब मिस्टर गाओ मूजान के सर के ऊपर आकर खड़े हो चुके थे और उससे कहते हैं, क्या तुमने ही जाओ शेंगमू को मारा है। पर मूजान को तो बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था इसलिए वो बोल नहीं पा रहा था। लेकिन मिस्टर गाओ वो उसे एक जोरदार पंच करते हुए वहीं पर बेहोश कर देते हैं और फिर वो अपने वुल्फ से कहते हैं, इसे जान से मार डालो। जैसे उनका वुल्फ मूजान को काट खाने लगता है तभी आसमान से एक आवाज आती है, गाओ ये आवाज सुनकर मिस्टर गाओ फौरन से घुटनों पर आ जाते हैं और कहते हैं, मास्टर जिया। तो मास्टर जिया उसे कहते हैं, मैं व्हाइट नाइटमेयर डीमन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ और इसके लिए इस होस्ट की बॉडी एक्सीलेंट है, इसलिए व्हाइट नाइटमेयर डीमन को इसके अंदर रहने दो और इसे जिंदा छोड़ दो। जिस पर मास्टर गाओ कांपती हुई आवाज के साथ कहते हैं, यस मास्टर। और फिर वो बड़े ही एटीट्यूड के साथ खड़े होते हुए वहां पर मौजूद बच्चों से कहते हैं, तुम में से कौन है जो इसका रूममेट है, इसे उठाओ और अपने साथ रूम में ले जाओ। ये कहते हुए वो वहां से चले जाते हैं और जिया मूजान को उठाते हुए रूम में ले जाने लगती है। पर मूजान को इसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहता है, गाओ ये। अब व्यू चेंज होता है और हमें कुछ दिनों बाद एक रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मूजान और मूजी एक क्लिफ के ऊपर बैठे हुए थे और यहाँ पर मूजान मूजी से कहता है, मूजी चलो एक साथ इस डीमन आइलैंड से निकलते हैं। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनने में हेल्प करूंगा और तुम्हें अपने साथ चू फैमिली में वापस लेकर जाऊंगा। मुझे पता है कि तुम ह्यूमिलेट होने से बहुत ज्यादा डरती हो और इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। इनफैक्ट मैं भी इसे पसंद नहीं करता, मुझे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। पर हम अभी उस गाओयी का मैच नहीं है जो हम उसके साथ फाइट कर सके, तो इसलिए हमें यह बर्दाश्त करना होगा। पर मैं वादा करता हूँ कि जो हमारे साथ आज हुआ वो मैं दोबारा कभी नहीं होने दूंगा। वो ये सब बातें कर रहा होता है कि तभी मूजी अपना ब्रेक थ्रू कर लेती है और अब 9th रैंक से 10th रैंक में आ चुकी थी। ये देखकर मूजान उसे वो क्रिस्टल देता है जो कि उसने उस मोटू लड़के को मारकर हासिल किया था। वो उससे कहता है, जल्दी से इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लो, इससे तुम और भी ज्यादा पावरफुल हो जाओगी। तो अब मूजान मूजी की हेल्प करने लगता है और उस सोल क्रिस्टल की सारी एनर्जी मूजी को एब्जॉर्ब करवाने लगता है। उस सोल क्रिस्टल की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब करने की वजह से हम देखते हैं कि मूजी के पंजे पहले से ज्यादा शार्प और बड़े हो जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसकी हाइट, पावर और वेट पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुका था। ये देखकर मूजान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, वाओ मूजी तुम तो इवॉल्व हो चुकी हो।
अब इस आइलैंड पर हमारा सामना कोई नहीं कर सकेगा। वो दोनों काफी ज्यादा खुश होने लगते हैं, जबकि दूसरी तरफ हम मिस्टर गाओ को देखते हैं जो खाना खा रहे होते हैं और उनके पास एक लेटर पड़ा होता है। जिस लेटर को देखते हुए वो कहते हैं, लॉर्ड जिया चाहते हैं कि मैं इस लड़के को इस नाइटमेयर डीमन आइलैंड पर बड़ा करूं और इसे और ज्यादा पावरफुल बनाऊं, लेकिन यांग फैमिली चाहती है कि मैं इस लड़के को अभी मार दूं। मैं इन दोनों के बीच में फंस चुका हूं, क्या करूं? तभी उनके पास उनका सर्वेंट आता है जो उनसे कहता है, हमने इस कंपटीशन के बाद जो 10 बच्चों का सिलेक्शन किया है, दूसरे आइलैंड वाले हमारे साथ उनके अगेंस्ट कम्पीट करना चाहते हैं, तो आप मुझे बताइए कि क्या मैं इसका इंतजाम करूं? उसकी इस बात पर मास्टर गाओ काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, फाइनली अब तुम मुझे एहसास करवा रहे हो कि तुम मेरे लिए यूजफुल हो। जाओ उन आइलैंड वालों से कहो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मास्टर गाओ की ये बात सुनकर वो सर्वेंट वहां से चला जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि आखिर मास्टर गाओ के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है।